नगरीय जीवन। मेसोपोटामिया असीरियन सभ्यता में नगरीय जीवन कैसा था? नगरीय जीवन की चर्चा, नगरीय जीवन के बारे में पूर्व में भी लगातार बोला जा चुका है, लेकिन कुछ और बिंदु कि हमें मेसोपोटामिया के जो साक्ष्य मिले हैं उससे मालूम होता है कि समाज में असमानता हो चली थी, सामाजिक इम्बैलेंस, सोशल इम्बैलेंस हो चुका था। अमीर वर्ग, धनाढ्य वर्ग, उच्च वर्ग और उसके साथ ही निम्न वर्ग और नीचे के तबके के लोग, ऐसा वर्गीकरण वहाँ की सामाजिक व्यवस्था में व्याप्त हो गया था। नगरों की जो सामाजिक व्यवस्था थी उसमें ऊंचे वर्ग के लोगों का स्थान बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता था और ये सभी जगह होता है। ये जो ऊंचे वर्ग के लोग थे ये सामान्यतया शाही परिवार के लोग थे, शाही परिवार से जुड़े हुए लोग थे, या हो सकता है कि धनाढ्य व्यापारी वर्ग के लोग होंगे जिनका व्यापारिक संगठन था, आदि आदि। इसके अतिरिक्त उर नगर, यहाँ पर भी इस बात के स्पष्ट प्रमाण हैं कि सामाजिक वर्गीकरण बढ़ता जा रहा था दिनों दिन। उर में तो हमें 3 तरह की कब्रें मिली हैं, यानी कब्र में भी समाज के वर्गों का विभाजन स्पष्ट दिखाई देता था। जो सबसे ऊंचे तबके का जो समाज था उनकी जो कब्रें थी वहाँ पर आभूषण मिले हैं, उन कब्रों में सफ़ेद सीपी मिली, उसके अलावा सोने के सामान मिला, साथ ही सोने के पात्र मिले, लकड़ी के वाद्य यंत्र, सोने के खंजर। ये राजा रानी और राज दरबार से जुड़े हुए लोगों की कब्रों में ये चीज़ें मिली हैं। दूसरी ओर जो धनी वर्ग था, संभ्रांत था, जिनके पास धन दौलत ज़्यादा थी, इनकी संख्या वैसे कम थी, लेकिन इनकी कब्रों में भी इनसे जुड़े हुए सामान मिले हुए। तीसरी ओर जो सामान्य तबका था, जो कब्रों में बहुत सारी ऐसी वस्तुएं मिली जिससे बड़ा स्पष्ट हो जाता है कि ये जो कब्रें हैं, ये जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है वह सामान्य लोगों का तबका था। इसमें तांबे की धातु के सामान मिले और ऐसे निम्न श्रेणी के सामान जिससे बड़ा स्पष्ट था कि ये अधिकारी वर्ग का रहा होगा। ऐसा साक्ष्यों के आधार पे अंदाज लगाया जाता है। और जो आम वर्ग के जो कब्र थे, बड़ी इसकी बात है, समझने की बात कि आम सामान्य जनता की कब्रों में किसी भी तरह की धातु का सामान नहीं मिला। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि तत्कालीन समाज में वर्गीकरण, सामाजिक वर्गीकरण होना शुरू हो गया था और शायद गहरी पैठ भी बना लिया था। यहाँ तक कि कब्रिस्तानों में भी ये स्पष्ट दृष्टिगोचर होता था। रॉबर्ट एडम्स ने इन कब्रों को गरीब कब्रों की श्रृंखला में रखा है। गरीब कब्रों, इसका कहना है, मैं उसी को उद्धृत करता हूं, यहाँ हम किसानों के अवशेष पाते हैं जो बड़ी मुश्किल किसी तरह जीवन निर्वाह कर सकते थे। वे एक शहरी केंद्र से भौतिक रूप से जुड़े थे, किंतु शहर की दौलत और तकनीक प्रगति के कुछ ही प्रतीक उनसे जुड़े थे। दूसरे शब्दों में रॉबर्ट एडम्स के अनुसार ग्रामीण और शहर, इनके बीच में बहुत कम संबंध था। मेसोपोटामिया के दस्तावेजों से भी समाज में व्याप्त आर्थिक असमानता का बड़ा स्पष्ट पता चलता है। विवाह, उत्तराधिकार जैसे विषयों से संबंधित दस्तावेज भी हैं जिनसे मालूम पड़ता है, ज्ञात होता है कि एकल परिवार को आदर्श माना जाता था। यानी उस काल में एकल परिवार का बोलबाला था, उसे आदर्श माना जाता था। एक व्यक्ति, उसकी पत्नी और उसके बच्चे, यही एकल परिवार में आते थे।
यानी एकल का उल्टा होता है जॉइंट, संयुक्त परिवार। तो संयुक्त परिवार की प्रथा कम थी और एकल परिवार, न्यूक्लियर फैमिली, ज्यादा थी। लेकिन पुत्र विवाह के पश्चात माता पिता के साथ ही रहते थे और पिता जो है वह परिवार का प्रधान होता था। सामान्यतः ऐसा देखा गया है उस समय के अनुभवों से, उस समय के साक्ष्यों से, अभिलेखों से ऐसी संभावना है कि विवाह जो होते थे वे लड़का लड़की के माता पिता की सहमति से ही होते थे, जो आज भी सामान्यतः होता है। तो यह प्रथा जो है उस समय, सहमति की प्रथा, वह उस समय भी अच्छी तरह प्रचलित थी। असीरियाई सभ्यता में नगरीय जीवन की चर्चा करते हुए हम वैवाहिक संबंधों की जो बात करते हैं तो ये जानना महत्वपूर्ण है कि तत्कालीन समाज में जो विवाह होते थे वे सहमति से, लड़का और लड़की, वर वधू दोनों के माता पिता की सहमति से होते थे, दोनों पक्षों की सहमति से होते थे। और सामान्य रीति रिवाज की तरह विवाहोपरांत एक दूसरे को दोनों पक्ष भेंट देते थे, भेंटों का आदान प्रदान करते थे, उपहारों का आदान प्रदान करते थे। और उसके पश्चात, जैसा बारंबार कहा जा रहा है, मंदिर उनके लिए किसी भी अनुष्ठान की अंतिम कड़ी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होते थे। तो मंदिरों में जाकर वे लोग भेंट चढ़ाते थे। बिना इसके कोई से भी कार्य, चाहे वो वैवाहिक ही क्यों ना हो, पूर्ण नहीं माने जाते थे। पिता जो हमेशा लड़की के लिए विवाह करने पर उनके लिए दहेज देते थे, एक जो भेंट वगैरह देते थे उन्हें दहेज के रूप में देखा जाता था। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि उस काल में और उस सभ्यता में पुत्री के विवाह पर दहेज देने की प्रथा चल पड़ी थी और काफ़ी सामान्य थी। साथ ही जहाँ तक प्रॉपर्टी आदि के वितरण का सवाल है तो संपत्ति का कुछ हिस्सा भी सुपुत्री को, पुत्री को दिया जाता था विवाहोपरांत। लेकिन जहाँ संपत्ति का कुछ हिस्सा उसको दिया जाता था, अन्य चीज़ें जैसे घर, पशुधन और खेत की भूमि, इस पर सुपुत्री का, लड़की का कोई अधिकार नहीं होता था और यह पूर्ण रूपेण पिता अपने पुत्र को ही देते थे। अब देखेंगे ये सब जो इन सभ्यताओं में कुछ जो सामान्य बातें, ये संस्कार जो कुछ विकसित हुए, ये काफ़ी कुछ हमारे यहाँ की सभ्यता से भी मेल खाते हैं। और आगे ऐसे कई उदाहरण देखेंगे जिसमें हम अपने यहाँ की सभ्यता की मेसोपोटामिया या सीरियन सभ्यता से तुलना कर सकते हैं। तो चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। नगर योजना, दो नगरों का विशेष रूप से उल्लेख है हमारे इस अध्याय में। एक तो है उर, उर नगर एक अत्यधिक महत्वपूर्ण नगर था, लेकिन सुनियोजित तो कतई नहीं था। यानी योजनाबद्ध तरीके से बनाया नहीं गया था। जैसी दिशा मिली, जहाँ जगह मिली, वहाँ वो विकसित होता चला गया और बढ़ता चला गया, फैलता चला गया। मेसोपोटामिया सभ्यता का इत्याधिक महत्वपूर्ण शहर होने के बाद भी 1930 के दशक में जब इसकी खुदाई शुरू हुई, बड़ी सावधानी से इसकी खुदाई करनी पड़ी। सावधानी क्यों? क्योंकि जो मकान थे, जो सड़कें थी, जो भवन निर्माण था, सब इतर बितर, कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई दिशा नहीं थी। कहीं खुदाई करो तो कुछ मिले, कहीं खुदाई करो तो कुछ भी ना मिले। तो जो वास्तुविद थे या आर्कियोलॉजिस्ट थे जो खुदाई करते थे, उनको बहुत सावधानी बरतनी पड़ती थी कि किसी आभूषण को, किसी तरह के ईंट को, किसी तरह के भवन के सामग्री को, मंदिर को उस खुदाई के दौरान चोट ना पड़ जाए और नुकसान ना हो जाए, नहीं तो ऐतिहासिक तथ्य जो हैं
वे एक दूसरा रूप ले लेते हैं और इतिहास को प्रभावित करते हैं। तो इसलिए बड़ा आवश्यक हो गया था इस दशक में बहुत धीरे धीरे इस क्षेत्रों की खुदाई हुई और बड़ी व्यवस्थित ढंग से इसको करना पड़ा। नगर की गलियां जो थीं वो बड़ी सकरी, टेढ़ी मेढ़ी, और नगर का यदि नक्शा बने तो कुछ भी व्यवस्था नहीं दिखाई देगी। सड़कें और गलियां बड़ी कच्ची थीं। कच्ची होने के साथ साथ जो सड़कों का जो किनारा था वो कचरों के भंडार से भर जाता था और सड़क किनारे उड़ जाती थी। तो पानी का भी जो बहाव था वो कच्ची सड़क की मिट्टी को बहा ले जाता था और पूरा कीचड़ हो जाता था। कल्पना करिए, मैं मेसोपोटामिया जैसी महान सभ्यता के एक अत्यधिक महत्वपूर्ण शहर उर की बात कर रहा हूँ, जिसकी शुरुआत ही इस बात से होती है कि अत्यधिक कम नियोजित, सुनियोजित की तो बात ही दूर, किसी तरह की योजना नहीं थी, सफाई भी नहीं थी, किसी तरह के सफाई की कोई व्यवस्था नहीं थी। पानी के निकासी के लिए नालियां तो बनी थीं, लेकिन उसका वो सब कच्ची नालियां थी, किसी तरह का विशेष प्रावधान नहीं था। और पानी की धारा जब तेजी से बहती थी तो उसके साथ साथ अपनी मिट्टी को बहा ले जाती थी। परिणाम क्या होता था कि सड़क का वो गलियों का दोनों किनारा जो है वो उठ जाता था, और उठने के साथ ही वो जो मकान के जो कपाट होते थे, दरवाजे, वो दरवाज़ों तक वो पहुंच जाता था। और जब तेज़ बहाव से होता था तो नदी का वो जो सड़कों का गंदा पानी वो पूरे कचरे के साथ घरों के अंदर चला जाता था। सफाई की बात करें तो उर में कुछ ऐसी सफाई की कोई व्यवस्था नहीं दिखाई देती। सड़कें तो सकरी थी, कोई दिशा नहीं थी, और इतनी सकरी थी कि बैलगाड़ी या पशुधन या अन्य सामान जो घर तक पहुंचाना होता था, बोरा धान आदि, वो पहुंचाना बड़ा कठिन हो जाता था। किसी घर के दरवाजे तक पहुंचना कठिन हो जाता। लेकिन फिर भी न जाने क्यों वे लोग इसी तरह की सड़कों, इसी तरह की नगर व्यवस्था में विश्वास करते रहे और चलाते रहे। पहिए वाली गाड़ियों का तो चलना ही दूभर हो जाता था। इसके बाद भूखंड का जो आकार था वो भी बड़ा अजीब था, कोई सुनिश्चित योजना नहीं थी। भूखंड का कभी वो त्रिभुजाकार हो, कभी वो चौकोन, कभी आयताकार, और बड़ा अजीब शेप हुआ करता था, और उसी से पगडंडियों जैसा गलियां निकलती थीं। तो आप समझ सकते हैं कि शहर कितने अव्यवस्थित रहे होंगे। सफाई की चर्चा करें तो किसी भी तरह की सफाई की कोई व्यवस्था नहीं थी। लोग अपने घरों की सफाई करते थे और जो कचरा है वो घर के बाहर द्वार के बाजू में छोड़ देते थे। ऐसी सफाई, ऐसे शहर में ये कल्पना करना कि इतने विशालकाय मंदिर, इतने विशालकाय राजभवन, राजमहल का निर्माण, इतनी विशाल सभ्यता और इतनी प्राचीन सभ्यता कैसे पनपी होगी। छतों में जो ढलान था वो घर के अंदर था। तो परिणाम क्या होता था कि जो पानी होता था वो उसी के साथ साथ निकल के नालियों में आता था, और नालियों से फिर वो हौज में चला जाता था, हौज में भेज दिया जाता था। कारण स्पष्ट है कि यदि ऐसा ना हो तो सड़कों की हालत और बदतर हो जाए। वो सड़कें तो दूर की बात, उन्हें गलियां ही कहेंगे, उनकी हालत और बदतर हो जाए। भूखंडों का व्यवस्थित ना होना सड़कों को अव्यवस्थित कर देता था, गलियों को अव्यवस्थित बना देता था, दिशाहीन बना देता था। इसके लिए इसका परिणाम सफाई आदि पे भी पड़ता था। तो ये सारी बातें एक दूसरे से गुथी हुई हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। पानी की निकासी की व्यवस्था का, जैसा मैंने कहा कि हौज से
फौज में चला जाता था, और यदि ऐसा नहीं होता था तो तेज वर्षा आदि में तो गलियां ही बह जाती थी, क्योंकि कच्ची मिट्टी की होती थी। नगर अवशेषों से तो बड़ा स्पष्ट है कि सफाई नाम की कोई चीज़ नहीं थी, उनको रुचि नहीं थी। घर का कचरा घर के बाहर गलियों में फेंक दिया जाता था, और फिर वो पानी के, बरसात के पानी से बह जाता था, और बह के शायद दूसरे घरों में पानी के बहाव में आकर चला जाता था। घर के दरवाज़ों के पास इसीलिए जो गलियां होती थी वो ऊंची हो जाती थी, और कई बार दरवाजे के ऊपर छूती थी, तो दरवाज़ों को ऊंचा बनाने की प्रथा चली थी, और उसे समय समय पर और ऊंचा किया जाने लगा। दरवाज़ों को, खिड़कियां आदि भी ऊंचाई पे बनाई गई। खिड़कियां भी एक, वहाँ के जो भवनों का अध्ययन किया है तो बड़ी रुचिकर बात सामने आई कि खिड़कियां रोशनदान का काम नहीं करती थी। ऊंचाई पर थी, पर कुछ ऐसे ढंग से बनी थी कि वो रोशनी नहीं आती थी, यानी रोशनी के लिए खिड़कियां नहीं होती थी। मूलतः सूरज की रोशनी उनको मिलती थी अपने घर के दरवाज़ों से, और यदि दरवाजे बंद रहे तो जो दरवाजे के बाद जो आंगन होता था, उस आंगन में जो रोशनी आती थी, दरवाजे के बंद रहने पर वो रोशनी भी नसीब नहीं होती थी। तो इस प्रकार और नगर की जो व्यवस्था है या उसकी जो अवस्था है, कोई उत्साहित करने वाली नहीं। इसके विपरीत हम अपने सिंधु घाटी के नगरों की बात करें, चाहे मोहनजोदाड़ो हो, चाहे हड़प्पा हो, चन्नूदारो आदि आदि, ये मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा आदि पर यदि हम ध्यान दें, और यदि हमको याद होगा, क्योंकि हमने इसको बारंबार पढ़ा है, कि ये अत्यधिक सुनियोजित शहरों में गिने जाते थे, और वह सभ्यता अपनी सफाई के लिए गिनी जाती थी। जहाँ तक कि व्यवस्था, सुनियोजित व्यवस्था की बात है, सड़कें बिल्कुल सिंधु घाटी में सीधी होती थी, परपेंडिकुलर कटती थी, सड़कों की चौड़ाई निश्चित थी, मुख्य सड़क और चौड़ी हुआ करती थी, उन सड़कों के साथ साथ नालियाँ चलती थीं, और एक स्पष्ट दिशा होती थी। ये सब कुछ पक्का होता था। भूखंड भी थे, उनका एक निश्चित आकार था। मकान के अंदर के कमरों का एक निश्चित पैटर्न हुआ करता था, और इसीलिए जो खनन करते थे, जो इतिहासकार, आर्कियोलॉजिस्ट जो खुदाई करते थे, उनको सिंधु घाटी की सभ्यता के नगरों की खुदाई में उतनी कठिनाई नहीं हुई, क्योंकि सब कुछ बड़ा व्यवस्थित था। एक मकान को की खुदाई के बाद वो समझ गए कि सभी मकानों में आधार, फाउंडेशन कैसा होगा, ईंटें कहाँ होंगी, कमरों की दीवारें कहाँ होंगी, तो खुदाई उस हद तक काफ़ी सरल थी। उसके साथ ही नालियाँ बड़ी पक्की बनी थी। आपको याद होगा कि सिंधु घाटी की सभ्यता में स्नानागार का जिक्र होता है। उस स्नानागार का पानी, इतना विशाल स्नानागार का पानी बहता हुआ नाली में शहर के बाहर जाता था। साथ ही सफाई की यदि बात करें तो सिंधु घाटी से जुड़े हुए लोगों का, जो उसका अध्ययन करते हैं, उनका कहना है कि सड़कें ऐसी बनाई जाती थी कि हवा की मार से सड़क का कचरा अपने आप बह जाता था और अपने किनारे आ जाता था, और थोड़ी थोड़ी दूरी पर कचरा रखने की व्यवस्था की गई थी। तो सिंधु घाटी की सभ्यता बनाम मेसोपोटामिया सभ्यता, इसमें नगर नियोजन, नगर वियोजन, सफाई आदि में और वहाँ की सभ्यता काफ़ी पीछे रही है। यहाँ ये कहना अनुचित नहीं होगा कि आज बात थोड़ी विपरीत है। जिसके बारे में अभी हमने चर्चा की, आज वहाँ के लोगों में सफाई देखिए, वहाँ की सड़कें देखिए, वहाँ की व्यवस्था देखिए, और इसकी तुलना आज वर्तमान भारत की सभ्यता से, वर्तमान भारत के समाज से करिए, तो आप समझ सकते हैं कि हम कितने पीछे हो गए हैं और वो कितने आगे हो गए। जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो हम इसी का अध्ययन करने के लिए पढ़ते हैं और उससे कुछ सीख लेने के लिए।
यदि आज हम ये सब बातें कर रहे हैं और तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं तो उसके पीछे मकसद ये भी है कि हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। हम थोड़ा विचार करें कि हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता और आज जो हम हैं उसमें क्या ह्रास हुआ है, पतन हुआ है, गिरावट हुई है कि हम उन्नत किए हैं, और उल्टे उसकी तुलना हम अन्य सभ्यताओं से जिसमें मेसोपोटामिया उससे करें और देखें कि हम कहाँ ठहरते हैं। इसके साथ ही हम कुछ ये भी जानें कि जो बरसात में जो कचरा वगैरह जो बहता था, खिड़कियाँ वगैरह जो बनी थीं, इनका एक बड़ा एक अजीब माहौल हुआ करता था और शहर जो है वह कुल मिलाकर एक रोचक दृश्य नहीं देता था। अभी मैंने दरवाज़ों की बात की और आपको बताया कि घर के अंदर यदि रोशनी आती थी तो वो मात्र दरवाज़ों से आती थी, यानी दरवाज़ा खुलेगा तभी सूरज की रोशनी आएगी, अन्यथा नहीं। दरवाज़ों को लेकर कुछ और रोचक बात यह है कि यदि दरवाजे बाहर की ओर खुलते थे तो उसे अच्छा नहीं माना जाता था। कोशिश ये होती थी कि दरवाजे अंदर की ओर खुलें। उसके साथ ही यदि एक घर का दरवाज़ा किसी दूसरे घर के सामने खुलता है वह भी अच्छा नहीं माना जाता था। और इस हद तक इस बात को लेकर हम कह सकते हैं कि मेसोपोटामिया के लोग अंधविश्वासी भी थे। ये ऐसा क्यों उनका विश्वास था, इनके कारणों पर हमको जाने की ज़रूरत नहीं है, पर इतना हम समझ लें कि ऐसा उनका विश्वास था कि दरवाजे बाहर खुले हुए दरवाजे अच्छे नहीं होते। घर के सामने दरवाज़ा यदि खुलता हो किसी के घर के सामने वो भी अच्छी बात नहीं। और घर की ऊंची हुई दहलीज धन लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती थी। जो यदि दहलीज ऊंची है तो ऐसा माना जाता था कि धन लक्ष्मी का वहाँ वास है। लेकिन दरवाजे के मामले में उनकी सोच कुछ और थी और उसको लेकर घरों की पत्नियां अपने पति की दोषी मानी जाती थी। यानी इस सब का ठेकरा महिला पर, पत्नी पर छोड़ दिया जाता था, उस पर दे दिया जाता था। उर नगर में हमें कुछ कब्रिस्तान भी मिले हैं और जैसा मैंने पूर्व में जिक्र किया कि कब्रिस्तान ऐसा लगता है, कब्रिस्तानों को देखकर सामाजिक वर्गीकरण की जो उस समय परंपरा थी वो भी स्पष्ट हो जाती है। यहाँ एक जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है कि कब्रिस्तान मिले हैं, तीनों तरह के मिले हैं, लेकिन ऐसा देखा गया कि शव को कब्रिस्तान में दफनाते थे, लेकिन बहुत बार अपने ही घर के फर्श को हटाकर वहाँ शव को दफना दिया जाता था। ऐसी भी मेसोपोटामिया की सभ्यता में परंपरा थी, अपने ही घर के फर्श को हटाना और वहाँ पे शव को दफना देना। इस मामले में सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ अलग बातें सामने आई हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि तुलनात्मक दृष्टि से सिंधु घाटी की सभ्यता यानी हमारी भारत की सबसे पुरानी सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता से कई गुना आगे थी, जबकि उससे पुरानी सभ्यता थी। नगर योजना में उरुक नगर की यदि हम बात करें, जिसका जिक्र पूर्व में भी किया जा चुका है, तो यह बताना जरूरी है कि यह मंदिर नगर था। यानी मूल रूप से उरुक नगर में मंदिरों की भरमार थी और इसी के कारण इसका औचित्य था, अस्तित्व था। ये नगर प्राचीन मंदिर नगरों में से एक था। उरुक नगर में ही प्रथम मेसोपोटामिया की लिखी हुई पट्टिकाएं मिलती हैं, जिसका जिक्र पूर्व में किया जा चुका है, जिसे असुरबनिपाल ने पता लगाने की बहुत कोशिश की और अपने दूतों को, अपने व्यक्तियों को इन पट्टिकाओं की खोज में दक्षिण की ओर विशेष रूप से भेजा था।
उरुक नगर में मोहरें बेलनाकार, बेलन के आकार की होती थी और बड़े भव्य मंदिर भी वहां मिले हैं। इस नगर का निर्माण, इस नगर का बनाने का काम आबादी बढ़ने और ग्रामीणों के गांव छोड़कर जाने से, बसने से हुआ। ये एक समझने की चीज है कि आखिर नगर प्रारंभ कैसे हुआ। आबादी बढ़ती गई और जो ग्रामीण थे वो गांव छोड़ के जाने लगे, तो वहां पे बसने की गुंजाइश बढ़ती गई और ये बढ़ती गुंजाइश का परिणाम कि उरुक नगर का उद्भव हुआ, भव्य मंदिर निर्माण हुए, बड़ी संख्या में पट्टिकाएं तैयार की गई और ग्रामीणों के गांव छोड़ के जाने का परिणाम क्या हुआ कि हजारों, दर्जनों गांव, हजारों तो नहीं लेकिन दर्जनों गांव जो हैं वो उजड़ गए और उसके बदले वहां शहरी विकास देखा जाने लगा। लगभग 3000 ईस्वी पूर्व में जब उरुक में 250 हेक्टेयर भूमि का विस्तार हुआ, तब तो और भी बहुत सारे गांव वहां से उजड़ गए और ग्रामीणों को पलायन करना पड़ा। उरुक नगर का विस्तार मोहनजोदारो से 2 गुना हुआ। मोहनजोदारो वह शहर जो सिंधु घाटी सभ्यता के मूल शहरों में, सबसे प्रसिद्ध शहरों में जाना जाता है, भारत की सिंधु घाटी सभ्यता, उससे तुलना करते हुए इतिहासकारों का कहना है कि ये जो उरुक नगर था, ये उरुक नगर मोहनजोदाड़ो से दुगना था। और जहां मोहनजोदाड़ो या सिंधु घाटी में किसी भी तरह की युद्ध या लड़ाई या योद्धा, इनसे जुड़ी हुई कोई चीजें नहीं मिली हैं, उल्टा उरुक नगर में सशस्त्र योद्धाओं और वीरों के चित्र भी प्राप्त हुए हैं। इसका अर्थ यह है कि यहाँ के लोग सैन्य आयोजन, सैन्य योजना में दक्ष थे और पूरी योजनाबद्ध तरीके से फौज और सेना का निर्माण किया था। 2800 ईस्वी पूर्व में इसका और विस्तार हुआ और एक विशाल प्राचीन नगरों के चारों ओर उरुक बसा। बंदियों और सामान्य लोग जो थे, उनको मंदिर में काम करना होता था। मंदिर की साफ सफाई, रख रखाव, दिनचर्या, ये सब कार्य जो सामान्यतः होते थे, ये बंदियों के द्वारा कराए जाते थे या सामान्य जनता के द्वारा। साथ ही नगर के काम भी इन्हीं लोगों को दिए जाते थे। नगर की जो व्यवस्था है उसको बनाए रखने में इन लोगों की मदद ली जाती थी। कामगार लोगों को, ये जो काम करते थे ऐसा, बंदी और सामान्य लोग, इनको इस काम की एवज में, काम के बदले में अनाज मिलता था, खाद्य सामग्री देते थे और कभी कभी कपड़े भी दे दिए जाते थे। तो इस प्रकार उरुक नगर के निवासी कैसे थे, क्या कार्य थे और उरुक नगर कैसे बढ़ा, इस पर हमने थोड़ा समझने की कोशिश की है। तीन 3000 ईस्वी पूर्व में उरुक में तकनीकी वार्धक्य भी हुआ, यानी तकनीकी ज्ञान का विकास हुआ, तकनीकी ज्ञान पनपने लगा और वह विकसित भी हुआ। वास्तुविद जो हैं वो ईंटों के स्तंभ बनाने लगे। ईंटों के स्तंभ बनाने के लिए हमें मात्र केवल ईंटों को बनाना ही नहीं सीखना, बल्कि एक के ऊपर एक ईंटों को सीधा रखने के लिए, मजबूत स्तंभ बनाने के लिए ज्योमेट्री की भी जरूरत पड़ती है। तो इस प्रकार उनमें तकनीकी ज्ञान बढ़ने लगा था और उसके स्तंभ बनने लगे थे। साथ ही लकड़ी का जो शहतीर भी बनाया जाने लगा और कांसे के औजारों का भरपूर उपयोग शुरू हुआ। तो इस मामले में इस सभ्यता के लोग आगे बढ़ते चले गए और इन कांसे के औजारों के भरपूर उपयोग से ये स्पष्ट होता है कि तकनीकी मामले में वे लोग प्रगति कर रहे थे।
नगर मंदिर को, जिनकी संख्या प्रचुर थी और हर शहरों में थे, इनको रंगीन बनाने के काफ़ी शौक़ था। और रंगीन बनाने के लिए चिकनी मिट्टी के पक्के शंकु, जिसे हम कोन बोल सकते हैं, कोन, तो चिकनी मिट्टी के पक्के शंकु बनाए जाने लगे और उनको कई रंगों में रंग कर दीवारों में लगाया जाने लगा। तो इस प्रकार दीवारों को बड़ा रंग बिरंगा किया जाता था, बड़ा सुंदर बनाया जाता था। और इस कार्य के लिए विदेशों से वस्तुएं आदि भी मंगाई जाती थीं, साथ ही इनका उपयोग किया जाता था। मंदिरों के अलावा अन्य उद्देश्यों से भी विदेशों से सामान मंगाया जाने लगा था, आयात किया जाने लगा था। यह भी एक तरह की उनकी तकनीकी प्रगति का परिचायक है। और ऐसा स्पष्ट दृष्टिगोचर है कि तत्कालीन समाज का व्यापार धीरे धीरे उन्नत कर रहा था, धीरे धीरे बढ़ रहा था। उर नगर के बाद अब हम दूसरे नगर की ओर बढ़ते हैं, वह है मारी नगर। मारी नगर है फरात नदी के उत्तरार्ध में। फरात नदी के जो ऊर्ध्वधारा है उस पर, उसके किनारे, उस तट पर स्थित है। ये मारी नगर की खासियत ये थी कि यहाँ खेती की पैदावार बहुत होती थी, काफ़ी उन्नत था। खासकर मारी के ऊपरी भागों में कृषि, पशुपालन और कुछ अन्य खेती से जुड़ी हुई चीज़ों काफ़ी विकसित थीं और बड़े अच्छे से संपादित किया जाता था। 2000 ईस्वी पूर्व के बाद, यानी लगभग 1000 वर्ष के बाद, मारी नगर शाही राजधानी बन गया। यानी इतना विकसित हुआ कि उसे शाही राजधानी का दर्जा मिला, राजधानी बनाई गई और काफ़ी विकसित हो चला। यहाँ पर मारी शहर में किसान, चरवाहे साथ साथ रहते थे। ये बात हमको समझनी इसलिए ज़रूरी है कि चरवाहों के द्वारा, गड़रियों के द्वारा जब जानवरों को चराया जाता था, उनको छोड़ा जाता था चरने के लिए, तो ये खेतों को बहुत नुकसान भी पहुंचाते थे। यदि इन पे पैनी नज़र न रखी गई तो खेतों को भारी नुकसान होता था। और इसको लेकर ऐसे अनेक साक्ष्य मिले हैं मारी नगर के आसपास के, जहां पर किसानों और चरवाहों के बीच में कई बार झगड़ों की नौबत आई। और ये चूंकि साथ साथ रहते थे, इन मामलों को सुलझाने की भी व्यवस्था रहती थी, कोशिश होती थी, लेकिन जब तब खेतों के नुकसान के उदाहरण मिलते हैं और चरवाहों पर लांछन लगाया जाता था, चरवाहों के द्वारा ठीक से जानवरों को न देखने के दुष्परिणाम का जिक्र हमने कई बार देखा है। और परिणाम क्या हुआ कि किसानों के द्वारा इन चरवाहों की गतिविधियों पर बड़ी पैनी नज़र रखे जाने लगे। कुल मिलाकर ये चरवाहे कई बार बड़े हानिकारक साबित होते थे, लेकिन थे तो, और फसल नुकसान भी होती थी। उसकी भरपाई किसी समझाइश के माध्यम से, किसी अन्य जरियों के माध्यम से समय समय पर होती रहती थी।